सर, मुझे फेल मत कीजिए प्लीज। मेरे पापा दोबारा फीस नहीं भर सकते। प्रोफेसर आदित्य मेहरा के ऑफिस में बैठी अनाया मल्होत्रा रोने के कगार पर थी, लेकिन आदित्य अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसे यह पद संभाले अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन वह अनाया का थप्पड़ नहीं भूला था जो उसने प्रपोज करने पर मारा था। मैं तुम्हें एक शर्त पर पास करूंगा। अगर एक रात। आदित्य की बात अधूरी ही थी कि अनाया ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया। हैंड्स अप। मेरे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। अनाया का यह नया रूप देखकर आदित्य के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। तुम कौन हो? कक्षा में बाहर से तो शांति थी, लेकिन सबसे पीछे बैठी अनाया के भीतर एक हलचल मची हुई थी। उसकी हथेलियां बार बार पसीने से भीग रही थीं, और उसकी डरी डरी नज़रें उसकी बेचैनी साफ जाहिर कर रही थीं। वह बेहद शर्मीली थी और खुद को सबसे छुपाकर रखती थी, लेकिन प्रोफेसर आदित्य मेहरा की नज़रें अब भी उसके आर पार हो रही थीं, और वही हुआ जिसका डर था। प्रोफेसर आदित्य की कड़कती आवाज़ गूंजी और वह घबरा कर खड़ी हो गई। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अनाया मल्होत्रा? आदित्य का लहजा भले ही शांत था, लेकिन उसमें छिपी चेतावनी अनाया भली भांति समझ रही थी। वह कंपकपाते हुए खड़ी हुई और कांपते हुए स्वर में बोली, जी सर, मैं सुन रही हूं। कक्षा के बाकी छात्र भी अब उनकी तरफ देखने लगे थे। क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? उसके सवाल पर अनाया ने सिर झुका लिया। कमरे में फिर वही फुसफुसाहटें और हंसी गूंजने लगी। आदित्य ने आदेश दिया, अभी मेरे ऑफिस में आओ। वह कांपते कदमों से क्लासरूम से बाहर निकल पड़ी। आदित्य बार बार उसे डराकर अपने पास बुलाता था। उसे मालूम था कि आदित्य की नीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह उससे दूर रहती थी। लेकिन जितना वह दूर रहने की कोशिश करती, आदित्य उतना ही उसके करीब आ जाता। ऑफिस में पहुंचते ही आदित्य ने दरवाजे की ओर देखा, जहां वह खड़ी थी। वह पहचान गया कि वही अनाया है, लेकिन आज कुछ अलग था। वह सहमी सहमी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास से ऑफिस में दाखिल हुई थी। अंदर आ जाओ। अब वहीं खड़ी रहने का इरादा है क्या? इस बार उसका लहजा कुछ शोख था। ऑफिस में आदित्य ने कहा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हें एग्जाम्स की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अनाया उसकी आंखों में अनजानेपन से देखने लगी। वह उसके पास आया और बोला, बस 5 मिनट मेरे पास आ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, वरना मैं तुम्हारी प्रगति रिपोर्ट में सी ग्रेड डाल दूंगा। वह बेहयाई से उसकी आंखों में देख रहा था। जानती हो ना, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? बस मेरे बिस्तर तक आना है और कुछ नहीं। उसने बेहयाई से आंख मारी और उसकी बेइज्जती की। तभी लड़की ने अपना चेहरा पूरी तरह से दिखा दिया। आदित्य हैरान रह गया। सामने खड़ी लड़की ने विश्वास से उसकी ओर देखा और पिस्तौल उसकी छाती पर तान दी। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और आदित्य घबरा गया। ये क्या बकवास है? तुम कौन हो? वह लड़की अनाया जैसी दिख रही थी, लेकिन अब गिरफ्तारी की बात कर रही थी। मैं एफआईए की सब इंस्पेक्टर रिया कपूर हूं। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को उपन्यास के अध्याय के रूप में भी व्यवस्थित कर सकती हूँ। क्या आप इसे कहानी सीरीज में बदलना चाहेंगी? यह तुम्हारा क्या मतलब है, और तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम मेरे ऑफिस तक आओ? वह तो जैसे एकदम से आपे से बाहर हो गया। उसकी बरसों से बनाई गई इज्जत एक पल में जमीन पर आ गई थी। दिल की धड़कनों में अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। अपनी आवाज़ नीची रखें मिस्टर आदित्य। आप इस वक्त ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर से बात कर रहे हैं। एक सम्मानित पेशे से ताल्लुक रखने के बावजूद आपकी ये भाषा आपको शोभा नहीं देती। बाकी जानकारी आपको थाने जाकर ही मिलेगी। उसने अपने कान में लगे वायरलेस ईयरफोन के जरिए टीम को अंदर आने का आदेश दिया, और देखते ही देखते कई पुलिस वाले उसके ऑफिस के सामने इकट्ठा हो गए। ये सब देखकर वह वाकई घबरा गया था। ये सब क्या है? मेरे खिलाफ कोई सोची समझी साजिश है? पुलिस को देखकर और शोर सुनकर कई छात्र छात्राएं भी बाहर आ गईं और तमाशबीनों की तरह उसके ऑफिस के सामने खड़े हो गए। वह अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस चुका था। सामने खड़ी लड़की ने आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगा दी, जबकि वह लगातार इनकार करता रहा और कहता रहा कि वह एक इज्जतदार इंसान है और उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। आपकी मौजूदा कार्रवाई रिकॉर्ड कर ली गई है। हमारे पास आपके गिरफ्तारी वारंट भी हैं।
कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी के सारे छात्र छात्राएं इकट्ठा हो चुके थे। कुछ तो बाकायदा वीडियो भी बना रहे थे। इतने लोगों के सामने उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था और बाकी सब तमाशा देख रहे थे। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब हो क्या गया है। उसने आज तक अपनी साख इतनी मजबूत बना रखी थी कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और अचानक ही एक मामूली सी लड़की ने एफआईए में उसके खिलाफ न केवल रिपोर्ट दर्ज करवाई, बल्कि उसकी हालिया बातचीत का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया। वह शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास से घिर गया था। खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए। वहां मौजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके पक्ष में कुछ कह सके, बल्कि सब लोग एक मूक दर्शक बनकर उसकी बेइज्जती का तमाशा देख रहे थे। एक पल में ही उसकी बनावटी इज्जत का महल ढह गया। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। वह अब भी खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था जब एक पुलिस वाले ने उसे धक्का देकर गाड़ी में डाल दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और वह इंसान ऐसा ही था। यूनिवर्सिटी की कितनी ही लड़कियों की ख्वाहिश थी कि इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ा जाए, लेकिन आज एक मामूली सी लड़की ने वो कर दिखाया जो बाकी कोई न कर सका। न उसके पास हिम्मत थी, न ही आत्मविश्वास। फिर भी उसने जो कर दिखाया वह सबके लिए हैरान करने वाला था। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अब उसे इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले 5 दिनों से क्लास में आने वाली लड़की अनाया नहीं थी, बल्कि सब इंस्पेक्टर रिया कपूर थी, जो उसके हुलिये में यूनिवर्सिटी में आ रही थी और लगातार इस आदमी के टॉर्चर का सामना कर रही थी। इतने दिनों में ही वह समझ गई थी कि यह आदमी लड़कियों के साथ किस तरह का बर्ताव करता है। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। थाने पहुंचते ही वह अब भी अपनी अकड़ और घमंड में खड़ा था। खबरदार, यह तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि थाना है। यहाँ तुम्हारी ऊंची आवाज़ नहीं चलेगी। सामने खड़े अफसर ने उसे कड़ाई से डांट दिया। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। शायद आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अफसर ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। खबरदार, अगर तुमने यहाँ अपनी नस्लों का परिचय देने की कोशिश की तो यहाँ हर कोई तुम्हारी औकात जानता है। फिर उसने कांस्टेबल को हुक्म दिया, इसे हवालात में डाल दो और अगर ज्यादा बक बक करे तो दूसरी भाषा में समझाना। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली लड़की अनाया ही थी। वह हैरान था कि एक साधारण परिवार की लड़की उसके खिलाफ कैसे जा सकती थी। वह काफी समय से लड़कियों के साथ अनुचित संबंध बनाता आ रहा था। यह उसकी आदत बन चुकी थी। दोहरे मतलब की बातें करना, लड़कियों के करीब जाना और उन्हें अपनी मर्जी से टॉर्चर करना। कई बार तो लड़कियां उसके डर से यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देती थीं। लेकिन अब उसी यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम शहर की नामी यूनिवर्सिटियों में आता था और जहां उसका पूरा दबदबा था, उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। गरीब लड़कियों के लिए किसी ताकतवर इंसान के खिलाफ जाना हमेशा से मुश्किल रहा है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे खिलाफ जाकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं एक पल में तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकता हूँ। वह नफरत से सोचते हुए अनाया से मुखातिब था, जिसके साथ वह पिछले 2 महीनों से दुर्व्यवहार की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह अब तक उसके शरीर की सीमाएं पार नहीं कर पाया था, लेकिन जानबूझकर अपनी बातों से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता, बार बार ऑफिस बुलाकर अश्लील बातें करता और अब एग्जाम के दौरान उसे अपने करीब करने का सही मौका था। लेकिन इससे पहले ही अनाया ने पूरा खेल पलट दिया। यूनिवर्सिटी में टहलका मच गया। प्रोफेसर आदित्य के खिलाफ किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अनाया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। जिन लड़कियों के पास सबूत थे, उन्होंने अपनी इज्जत के डर और प्रोफेसर आदित्य के रुतबे की वजह से चुप्पी साध ली। लेकिन वह रात आदित्य ने जेल में ही गुजारी, जो उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। उसकी बनाई हुई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। न्यूज़ चैनलों ने खबर चला दी। हालांकि अनाया का नाम गुप्त रखा गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में सब जानते थे कि ये सब अनाया ने ही किया है। वो लड़की जो आज तक ऊंची आवाज में बोलती तक नहीं थी, उसने इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठा लिया, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो पिछले 5 दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं आई थी, शायद इसी वजह से।
अगली सुबह आदित्य को जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसे छुड़ाने के लिए आया शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा विवान राठौर, जो उसका पसंदीदा स्टूडेंट था। आदित्य ने रात में कांस्टेबल को रिश्वत देकर मोबाइल लिया और विवान से बात की। उसे सुबह जमानत के लिए बुलाया, क्योंकि अब उसे उसी पर भरोसा था। विवान के पिता की पहुंच और समझदारी को वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने हमेशा विवान से अच्छे रिश्ते रखे। उसे बिना पढ़े डिग्री दे दी जाती थी। विवान राठौर अपने फैसलों में खुद मुख्तार था और आदित्य की शह पर यूनिवर्सिटी में कुछ भी कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद वह आदित्य की बहुत इज्जत करता था और इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आदित्य ऐसा भी कर सकता है। आदित्य ने विवान के सामने खुद को पीड़ित बताया और कहा कि ये सब उस मामूली सी लड़की की साजिश है, जिसने सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी क्योंकि उसने उसके नंबर नहीं बढ़ाए। गाड़ी में जाते वक्त आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, थैंक्स विवान राठौर, मुझे सिर्फ तुमसे उम्मीद थी। विवान ने जवाब दिया, सर, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूं, लेकिन अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की ऐसा क्यों करेगी। आदित्य की झर भरी नज़रों में उस लड़की के लिए नफ़रत साफ झलक रही थी। उसने कहा, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब जो कुछ होगा वो तुम करोगे। यह सुन विवान चौंक गया। आपका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि मैं लड़कियों से दूर रहता हूं। वो जैसा भी था, लेकिन लड़कियों के मामलों में कभी नहीं पड़ा, न ही अपने पिता की इज्जत को दांव पर लगाता था। आदित्य ने कहा, उस लड़की ने मुझे शहर में जलील कर दिया, सिर्फ कुछ नंबरों के लिए, और मैं उसे छोड़ दूं? ये नाइंसाफी होगी। मैं तुम्हें हमेशा बेटे की तरह चाहता रहा हूं। सोचो, अगर यही लड़की तुम्हारे पिता के खिलाफ खड़ी हो जाए। ऐसी लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। विवान अब पूरी तरह आदित्य के झूठे हावभाव और जहर भरे शब्दों के असर में आ चुका था। आप फिक्र मत कीजिए, मुझसे जो होगा मैं ज़रूर करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि उस लड़की को इतनी जिल्लत और बदनामी दूंगा कि वह खुद पूरी यूनिवर्सिटी के सामने यह कबूल कर लेगी कि उसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की साजिश की थी। प्रोफेसर आदित्य ने जब यह सुना तो बोले, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, और मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विवान ने बिना कुछ सोचे समझे वह हाथ थाम लिया। वह आदित्य के सामने यह वचन दे चुका था कि उस लड़की को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। चूंकि आदित्य को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वह कुछ समय तक अपने पद से गायब रहकर खुद को सबकी नज़रों में एक मासूम इंसान दिखाना चाहता था, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फिर से उन्हीं नज़रों का सामना कर सके जिनके सामने वह जलील हो चुका था। उसकी वीडियो पूरे शहर में घूम रही थी। दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई उससे दूरी बना चुका था। यही वजह थी कि वह कुछ समय के लिए सामने से गायब हो गया और अपनी जगह अब विवान को सामने लाकर उसकी मदद से अपना बदला लेना चाहता था। उसी शाम आदित्य ने फिर विवान को कॉल की और कहा, कल यूनिवर्सिटी जाकर उस लड़की को ढूंढो और मुझे बताओ, फिर आगे का काम मैं समझा दूंगा। विवान ने हामी भरते हुए कॉल काट दी। वह आज तक अनाया से कभी मिला नहीं था, लेकिन जैसे ही वह यूनिवर्सिटी पहुंचा, सबसे पहले उसे ढूंढा और यह जानकर हैरान रह गया कि अनाया तब से यूनिवर्सिटी नहीं आई थी जब से उसने आदित्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इससे उसे यकीन हो गया कि वही लड़की झूठी और बदचलन है, क्योंकि उसकी माँ पहले ही कहा करती थी कि मिडिल क्लास लड़कियां अमीर मर्दों को फंसाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं। उसने तुरंत आदित्य को कॉल कर बताया कि वह लड़की यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है। यह आदित्य के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि जब तक लड़की यूनिवर्सिटी नहीं आएगी वह कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि अगर उसने उस पर कोई हमला किया तो फिर से पुलिस की नज़रों में आ जाएगा, लेकिन अगर वह लड़की अचानक गायब हो जाए तो सब यही समझेंगे कि वह किसी आशिक के साथ भाग गई है। उसका मकसद भी यही था। उस रात उसने विवान के दिमाग में यह बात बैठा दी कि वह अनाया को उसके घर से ही उठा ले जाए, ताकि पूरा मोहल्ला और शहर यही बात करे कि वह किसी के साथ फरार हो गई है। विवान ने ठंडे स्वर में कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके घर का पता लगाकर वहीं से उसे उठा लूंगा। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। उसे लगने लगा कि वह अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। उस समय अनाया अपने कमरे में बैठी सिसकियों में रो रही थी। यह सुबह का समय था और घर के बाकी सदस्य गहरी नींद में थे। कई दिन हो गए थे,
वह यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई थी। वजह थी प्रोफेसर आदित्य, जिससे टकराने के बाद अब वह खुद डरी और सहमी हुई थी। उसे यकीन था कि जेल से आने के बाद वह आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके पिता के पास इतने रसूख नहीं थे कि उसकी हिफाजत कर पाते। मोहल्ले में लोग पहले ही बातें बना रहे थे और अब उसे लगने लगा था कि वह दोबारा कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगी। उस दिन उसने हिम्मत करके रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी थी, लेकिन अब उसमें इतना हौसला नहीं बचा था कि वह इस प्रभावशाली इंसान का मुकाबला कर सके। घर से भी उस पर दबाव था। पहले ही पढ़ाई की इजाज़त मुश्किल से मिली थी और अब वह पूरी तरह घर में कैद थी। वह सोच रही थी कि अब आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखे। तभी कमरे से जुड़ी खिड़की जोर से खुली और कोई अंदर घुसा। उसके मुंह से घुटी-घुटी सी चीख निकल गई। हल्के गुलाबी कपड़ों में वह डरी सहमी आंखों से आने वाले को देख रही थी। वह कांप रही थी। अंदर आया हुआ शख्स विवान था, जो 2 दिन की लगातार निगरानी और कोशिशों के बाद वहां पहुंचा था। उसी दिन से उसने अनाया के घर के सामने एक आदमी तैनात कर दिया था, जो हर पल की खबर देता था, और अब यह समय उसके पास जाने का सही मौका था। खबरदार, जो तुमने आवाज़ निकाली। विवान ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके मुंह को दबा लिया और उसे दीवार से सटाए खड़ा हो गया। बाहर उसके आदमी मौजूद थे, लेकिन अंदर वह अकेला आया था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? खुद को छुड़ाते हुए अनाया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। जब उसने पलटकर अनाया को देखा तो वह कितनी ही देर तक उसे देखता रहा। यह उनकी पहली मुलाकात थी और इसी पहली मुलाकात ने उसे गहरा झटका दिया। वह भूरी आंखों वाली लड़की डरी हुई निगाहों से उसके चेहरे को निहार रही थी, जबकि सामने खड़ा विवान उसकी मासूम आंखों में खोया खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। खुद को यूं घूरते देखकर अनाया ने घबराकर उसे खुद से दूर धकेला और जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागी, विवान ने उसे जोर से खींचकर अपने करीब कर लिया। उसके सिर से दुपट्टा उतरकर कंधों पर आ गिरा और उसके लंबे बाल झरने की तरह पीठ पर बिखर गए। विवान को अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अगवा करने आया है वह इतनी हसीन हो सकती है। उसकी मासूमियत ने उसका मकसद ही भुला दिया। छोड़ दो मुझे, वरना मैं चिल्लाने लगूंगी। अनाया की चीख ने उसे जैसे होश में ला दिया। उसने जल्दी से दुपट्टा उठाकर उसका मुंह कसकर बांध दिया और खींचते हुए खिड़की के पास ले गया। यह वही लड़की थी जिसने प्रोफेसर आदित्य को सबके सामने अपमानित किया था। अब उसे समझ आने लगा था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक चालाक और बदचलन लड़की छिपी है। अगर तू अभी बाहर नहीं निकली तो यहीं गोली मार दूंगा। उसने जेब से बंदूक निकालकर उसके दिल पर रख दी। मौत को इतने करीब देखकर उसकी धड़कनें थम सी गई थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी मजबूर आंखें विवान को अपनी ओर खींच रही थीं। वह बार बार खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विवान की पकड़ बेहद मजबूत थी। उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया गया, जहां खड़े लड़कों ने उसे पकड़कर कार में डाल दिया और विवान भी पीछे से उतरकर कार में सवार हो गया। वह कार को फार्म हाउस की ओर मोड़ चुका था, ये सोचे बिना कि एक इज्जतदार घर की लड़की की आबरू पर हाथ डालकर वह उसकी जिंदगी तबाह कर रहा है। कार में आते ही उसके हाथ आजाद हो चुके थे। उसने अपने हाथों से दुपट्टा उठाकर खुद को कसकर ढक लिया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम? उसने चीखते हुए विवान को कॉलर से पकड़ लिया, जिससे ड्राइविंग सीट पर बैठा विवान घबरा गया। गुस्से से पीछे मुड़कर उसने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। खबरदार, अगर आवाज निकाली तो सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसकी धमकी का अनाया पर कोई असर नहीं हुआ। वह जानती थी कि घर से निकली लड़की को समाज किस नाम से पुकारता है। यह उसके बाप की इज्जत का सवाल था। वह छटपटाते हुए कार से निकलने की कोशिश कर रही थी, जबकि पीछे बैठा लड़का उसे काबू में कर रहा था। विवान ने पलटकर उसकी गर्दन की वह नस दबा दी, जिससे वह बेहोश हो गई। अब वह शांत थी और कार की पिछली सीट पर बेसुध पड़ी रही। उसे यकीन था कि अब वह तब तक आवाज नहीं निकालेगी जब तक वे फार्म हाउस नहीं पहुंच जाते। वहां पहुंचकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगला कदम था उसे होश में लाकर इस बात के लिए मजबूर करना कि वह सबके सामने मान ले कि उसने जानबूझकर आदित्य मेहरा की बेइज्जती की थी। अगली सुबह उसके घर में कोहराम मच गया। मालविका देवी जब उसके कमरे में आईं तो यह देखकर दंग रह गईं कि वह वहां नहीं थी और खुली खिड़की कुछ और ही कहानी सुना रही थी।
दिल पर हाथ रखकर वह बाहर निकल गईं और करणवीर माथुर पर जैसे बिजली गिरी कि उनकी बेटी रात को ही गायब हो गई। वे अपनी बेटी को जानते थे और जानते थे कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे उसकी और उसके पिता की इज्जत पर सवाल उठे। लेकिन समाज को यह समझाना बेहद मुश्किल था। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन तब तक यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यह कहकर वे बाहर निकल गए। पहली बार उनका दिल बदनामी और इज्जत खोने के डर से कांप उठा था। शायद यही डर और मानसिक दबाव था जिससे अनाया देर तक बेहोश पड़ी रही। होश में आते ही उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह एक खूबसूरत कमरा था। दरवाज़ा बंद था। सिर में दर्द था। उसने दुपट्टा उठाया और जल्दी से दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से खटखटाने लगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। सिर दर्द से फटा जा रहा था। शरीर कांप रहा था और इज्जत खोने का डर उसे अंदर तक तोड़ रहा था। लेकिन बाहर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। रात भर की थकान के चलते नौकरों को हिदायतें देकर विवान अपने कमरे में सोने चला गया। सोने से पहले उसने आदित्य को एक मैसेज भेजा कि लड़की उसके फार्म हाउस में मौजूद है। ये खबर पाकर आदित्य की रगों में एक गंदा सा सुकून उतर गया। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि कोई भी लड़की दोबारा कभी आदित्य मेहरा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। उधर करणवीर माथुर ने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। हारकर उन्होंने अदालत में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि आदित्य मेहरा ने उनकी बेटी का अपहरण किया है। शहर भर को पता था कि उनकी बेटी हाल ही में आदित्य के खिलाफ खड़ी हुई थी और अब वह अचानक कमरे से गायब हो गई थी, जिससे शक की सुई सीधे आदित्य पर गई। पुलिस तुरंत आदित्य के घर पहुंची, लेकिन वह वहीं मौजूद था और रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 2 दिनों से उसने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। उसने न तो अपने नंबर से किसी को कॉल की थी और न ही उस नंबर की कोई जानकारी पुलिस के पास थी जिससे वह विवान के संपर्क में था। तुम्हारी बदचलन बेटी जरूर किसी के साथ भाग गई है। जब उसे मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने किसी और को चुन लिया। आदित्य ने यह बात खुलेआम पुलिस के सामने कह दी और करणवीर माथुर की ओर देखकर उनकी बेटी पर कीचड़ उछाल दिया। गुस्से में भरे करणवीर उस पर झपटे, मगर इंस्पेक्टर ने उन्हें पीछे हटा दिया। पुलिस को आदित्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और न ही उसकी किसी से दुश्मनी थी। हो सकता है आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई हो। क्या आपको उसकी पसंद नापसंद का पता था? इंस्पेक्टर के सवाल पर करणवीर ने बेबसी से नजरें झुका लीं। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी साहब। कितना मजबूर होता है वो बाप जिसकी जवान बेटी लापता हो और लोग उल्टे उस पर इल्जाम लगाएं। इंस्पेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस अपना काम कर रही है और उम्मीद है कि बेटी जल्द मिल जाएगी। मगर तब तक मोहल्ले में बात फैल चुकी थी। अनाया की सगाई बचपन में ही उसके ताया के बेटे रज़वीर से तय हो चुकी थी। घर में उसकी ताई ने कोहराम मचा दिया, जबकि रज़वीर और उसके ताया करणवीर के साथ मिलकर उसे ढूंढने निकल चुके थे। सगाई के बावजूद अनाया ने रज़वीर से कभी कोई रिश्ता नहीं रखा था, तो वह किसी और के साथ कैसे भाग सकती थी? सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसका कोई पता न चला। दूसरी ओर गहरी नींद लेने के बाद विवान उठा, खाना खाया और अनाया के कमरे में गया। वह भूख से निढाल जमीन पर पड़ी थी, आंसू बहा बहा कर अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि चिल्लाकर किसी को पुकार सके। विवान ने दरवाज़ा खोला तो उसे बेसुध पीली पड़ी जमीन पर पड़ा पाया। वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ा, उसे सहारा देकर उठाया और बिस्तर पर बैठाया। मुझे बाहर ले चलो, मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना मुझे। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, शायद अब उसमें विरोध की ताकत भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में नौकर खाना लेकर आया। पहले खाना खा लो, फिर सोचेंगे तुम्हें घर छोड़ने की बात। विवान का लहजा कुछ नरम था। अनाया ने हाथ जोड़ दिए। मुझे घर छोड़ दो, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा बाप बहुत गरीब है। विवान ने सख्ती से कहा। अगर खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, लेकिन अगर खा लिया तो आगे देखा जाएगा। वह अब उस पर कोई जोर नहीं आजमा सकता था। वह पहले ही टूट चुकी थी। विवान की बात सुनकर अनाया ने तुरंत हाथ चलाए और बड़े बड़े निवाले लेने लगी। हकीकत यही थी कि इंसान चाहे जितनी भी तकलीफ में हो, भूख तो उसे सताती है। उसे यूं लाचार होकर खाते हुए देख विवान को फिर एक टीस सी उठी। तभी उसके मोबाइल पर आदित्य की कॉल आई और वह बाहर निकल गया।
तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। इसी रात में उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो मौत की भीख मांगे। उसे सारे जहां में बदनाम कर दो, विवान, क्योंकि यही उसकी औकात है। आप फिक्र मत करो सर, मैं उसे इस कदर जलील कर दूंगा कि वो खुद तुम्हारे हक में गवाही देने पर मजबूर हो जाएगी। उसने आदित्य मेहरा को भरोसा दिलाकर कॉल काट दी। गुस्से की एक तीव्र लहर फिर से उस लड़की के लिए उमड़ पड़ी थी, जिसे देखते ही वो अपना सारा गुस्सा भूल जाता था। कमरे में दाखिल होते ही वह उसके सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों की गंभीरता से वो लड़की डर तो गई थी, लेकिन वो उसके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे क्यों उठाकर ले आए हो? मुझे मेरे घर वापस छोड़कर आओ। उसका लहजा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पहले वाला डर कहीं दूर जा छिपा था। सर, आदित्य के खिलाफ रिपोर्ट तुमने लिखवाई है? उसका लहजा सख्त था और वो लड़की हैरानी से उसे देखती रही। यानी अब उसके शक को यकीन की मुहर लग गई थी। वह लड़का जो उसे उठाकर लाया था, आदित्य मेहरा का ही भेजा हुआ था। वो शख्स इंसानों के बीच छुपा एक दरिंदा है। वीवान के सख्त लहजे पर वह उसके पास आया और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ डस लिया। उसे आदित्य की तरफ से यही हुक्म मिला था कि हर हाल में इस लड़की को दबाया जाए। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी बदकिरदार लड़कियों को, जो अपनी बेहयाई की आड़ में एक इज्जतदार आदमी को बदनाम कर देती हैं। उसके जहरीले लहजे ने लड़की को चौंका दिया। कैसे इंसान हो आप? एक शरीफ बाप की बेटी को उठाकर लाए हो और खुद को इज्जतदार कहते हो। उसकी बात वीवान को ऐसे लगी जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया हो, और हकीकत भी कुछ ऐसी ही थी। अगर आदित्य मेहरा में जरा भी गैरत होती तो कभी किसी की बेटी को रात के अंधेरे में उठाकर लाने का हुक्म नहीं देता, चाहे बात मर्दानगी की ही क्यों न होती। मेरे सामने अपनी जबान बंद रखो। मैं वीवान राठौर हूं, आदित्य मेहरा नहीं। तुम्हारी जबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। उसकी गरज इतनी तेज थी कि लड़की की रूह तक कांप गई। जो कुछ भी उसने किया, उसे पता था कि उसके बाद उसे इस तरह का टॉर्चर सहना पड़ेगा, लेकिन अब जब पहली बार जिंदगी में हिम्मत की थी तो पीछे हटना नामुमकिन था। तुम्हें बस इतना करना है कि उनके सामने मान लो कि तुमने अपने लालच में आकर एक इज्जतदार आदमी को बर्बाद कर दिया। वह उसे दर्द भरी नजरों से देखती रही, फिर बिना डरे उसके सीने पर घूंसा मारा। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी जिल्लत नहीं भूलूंगी, वो बातें नहीं भूलूंगी जो प्रोफेसर आदित्य ने मुझसे कहीं, एक ऐसे पेशे से जुड़कर जो सबसे पाक माना जाता है। झूठ बोलती हो तुम। मैं आदित्य को बरसों से जानता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। वीवान इतनी जोर से दहाड़ा कि लड़की पीछे हट गई। अगर तुम मुझे टुकड़ों में काट भी दो तो हर टुकड़ा यही कहेगा कि वो एक गंदा इंसान है। उसके टूटे हुए लहजे में ऐसा दर्द था कि वीवान कुछ पल उसे बस देखता ही रह गया। कहा जाता था कि वह यूनिवर्सिटी की सबसे डरपोक लड़की थी, जिसमें आत्मविश्वास नाम की चीज नहीं थी, लेकिन अगर उसने आवाज उठाई है तो कुछ तो जरूर होगा। मैं तुम्हें सबूत दे सकती हूं वीवान। ठीक है, 2 घंटे के अंदर मुझे सबूत दो, वरना मैं तुम्हें यहीं काट कर फेंक दूंगा। बात अब उसकी मर्दानगी पर आ गई थी। अगर मुझे यहां से बाहर नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें सबूत कैसे दूंगी? वह पलटा ही था कि लड़की चिल्लाई, अगर मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा तो कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि वह सामने आ गई और अपना दुपट्टा उतारकर फेंक दिया। उसकी गर्दन पर बने निशान, हाथों पर जले के निशान, यही है उस आदमी की हकीकत। वो मुझे ऑफिस में बुलाकर परेशान करता था, और मुझ जैसी कई लड़कियों को भी। त्रिशा सहगल को जानते हो ना? उसने आत्महत्या क्यों की थी? सिर्फ इसलिए कि वो गरीब बाप की बेटी थी, आवाज नहीं उठा सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। विवान, यह उसकी सजा है कि दुनिया उसके असली चेहरे को देखे। उसके बिखरे बाल, टूटती आवाज, सफेद गर्दन, सब कुछ इतना सच्चा और मासूम था कि एक पल के लिए विवान की सांसें थम गईं। उसने धीरे से दुपट्टा उठाकर उसके कंधों पर रख दिया। उसे मानना पड़ा कि सामने खड़ी लड़की की मासूमियत और खूबसूरती इतनी असरदार है कि किसी भी मर्द को एक पल में झुका सकती है। वह उसे रोते हुए देखकर चुपचाप पलट गया। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी थी। वह लड़की शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उसके शरीर पर जलने के निशान थे। क्या वाकई में उस पर अत्याचार हुआ था? वह आदित्य को जानता था, लेकिन इतना नहीं कि आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर ले। अब अगला कदम था
त्रिशा सहगल के माता पिता से मिलना, और अगली ही सुबह वह उनके दरवाजे पर था। इनाया को घर से गायब हुए एक रात बीत चुकी थी, और समाज ऐसे सवाल पूछने लगता है जिनके जवाब भी जख्म बन जाते हैं। मोहल्ले में तरह तरह की बातें शुरू हो गई थीं। कोई कहता वह खुद भाग गई, कोई कुछ और कहता। प्रोफेसर आदित्य के छोड़े हुए कारिंदों ने भी उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। त्रिशा के घर से उसे सिवाय खामोशी के कुछ नहीं मिला। शायद उसके माता पिता बदनामी के डर से चुप हो गए थे। अगर आप मुझे सच बता दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, उसने कहा। तुम्हारी मदद से हमारी बेटी लौट कर नहीं आएगी बेटा, उन्होंने थके हुए लहजे में जवाब दिया। वो हमारी इकलौती बेटी थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। बड़ी मुश्किल से हमने उसे पढ़ने भेजा था। वह बुजुर्ग उठे और वह उनके कदमों में बैठ गया। हो सकता है किसी और की बेटी का सवाल हो अंकल, प्लीज मुझे सच्चाई बता दीजिए। ये पहली बार था जब वह किसी के सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहा था, इनाया के लिए या शायद सच के लिए। उन्होंने चुपचाप त्रिशा की डायरी उसे थमा दी। हर शक अब यकीन में बदल चुका था। त्रिशा ने लिखा था, प्रोफेसर आदित्य मुझे पढ़ने नहीं देंगे। वह मेरी आंखों से सपने छीन लेना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऊपर वाले के पास जाकर तो सब कह सकती हूं। यही सच था। त्रिशा को उसी ने उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां आत्महत्या ही उसका एकमात्र रास्ता बन गया। न उसके लिए कोई जांच हुई, न कोई इंसाफ। उसी शाम विवान फार्म हाउस पहुंचा। इनाया घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। वह सामने बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं, उसने कहा। इनाया ने चौंक कर उसे देखा। यकीन नहीं हुआ कि यह वही शख्स है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता था, आज उसे वापस छोड़ने आया है। गाड़ी में सन्नाटा था। उसके चेहरे की उदासी और आंखों की लालिमा बता रही थी कि वह सच को समझ चुका है। अगर तुम सब जान चुके हो तो क्या अब भी आदित्य के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे? वह बेचैनी से पूछ रही थी। विवान ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा दर्द में डूबा था। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार कोई लड़की इनाया न बने, बल्कि इससे पहले कि वह इनाया बने, कोई विवान उसकी मदद के लिए उठ खड़ा हो। वह उसे उसी दरवाजे तक छोड़ने गया जहां से उसे उठाकर लाया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो करणवीर माथुर सामने आए। बेटी को देखकर दंग रह गए। इनाया धीमे कदमों से आगे बढ़ी और अपने पिता के कंधे पर सिर रख दिया। वह भी चुपचाप रो रहे थे। तुम बहुत देर कर चुकी हो बेटा। तुम्हारे बाप की इज्जत अब लोगों की जुबान से उतरकर उनके कदमों की धूल बन चुकी है। इनाया तड़प कर बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अब्बू। तभी विवान आगे आया। यह सब मेरी वजह से हुआ है अंकल, इसमें इनाया की कोई गलती नहीं है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कोई भी साया आपकी बेटी के पास नहीं भटकेगा। करणवीर ने उसे हैरान नजरों से देखा और इनाया को अपने पीछे खड़ा कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई एक बाप की इज्जत को रौंदते हुए? उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैं माफी मांगता हूं, विवान ने कहा। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि करणवीर माथुर का एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर पड़ चुका था। तुम जैसे लोग क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी माफी से बेटियों की इज्जतें वापस नहीं आती? इनाया के घर लौटते ही पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। लोग बातें बनाने लगे कि वह 1 रात और 2 दिन घर से बाहर थी। ऐसे में कोई लड़की समाज में कबूल नहीं की जाती। लेकिन उसका बाप उसकी ढाल बनकर खड़ा था। विवान उस दिन लौट गया, लेकिन जाते हुए उसने पीछे मुड़कर उस मासूम लड़की को देखा जिसकी आंखों में सिर्फ एक विदाई थी। रास्ते में आदित्य की कॉल आई। क्या किया तुमने विवान? क्या मना लिया उसे? विवान ने जवाब दिया, नहीं सर, अब मैं उसे नहीं मना पाया, बल्कि खुद उसकी इज्जत और किरदार का कायल हो गया हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी अक्ल ठिकाने है? बिल्कुल। और अब उसे ठिकाने लगाने के लिए शायद एक विवान ही काफी होगा। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं और अगर आज के बाद तुम्हारा साया भी इनाया या किसी लड़की के करीब दिखा तो तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। प्रोफेसर आदित्य ने कॉल काट दी और उसी शाम विवान ने उसे दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। इस बार उसके खिलाफ सारे सबूत बहुत मजबूत थे। त्रिशा सहगल का केस फिर से खोला गया और सभी सबूतों के साथ अदालत में पेश किया गया। उस दिन की हलचल में विवान ने कई बातों को गहराई से समझा और एक बात साफ हो गई, उसे इन 2 दिनों में उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी।
उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसकी मासूमियत, उसके चरित्र और उसके साहस से। उसने सोच लिया था कि वह उसे पूरे सम्मान के साथ अपनाएगा, लेकिन उससे पहले उसे उसकी मर्जी जाननी थी। विवान ने ठान लिया कि जिस दिन वह लड़की फिर से यूनिवर्सिटी आएगी, वह उसके सामने अपना खाली हाथ फैला देगा और उसकी रजामंदी मांगेगा। दूसरी ओर इनाया के घर अजीब सी हलचल थी। उसके ताया ने साफ शब्दों में कहा था कि मोहल्ले के लड़के उसके बेटे को ताने देते हैं, इसलिए इनाया की शादी जल्द से जल्द रज़वीर से कर दी जाए, वरना लड़का इस रिश्ते से इनकार कर देगा। इनाया के पिता ने भी हामी भर ली थी। पहली बार उसका दिल घुटने लगा। रज़वीर का नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने किसी अनजाने चेहरे की झलक दौड़ गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। उसके दिल ने कबूल कर लिया था कि वह उस मासूम आंखों वाले शख्स को दिल दे बैठी है, जो इज्जत करना जानता है, जो लोगों की बेइज्जती करते हुए भी उनकी अस्मिता से नहीं खेलता। 2 दिन बाद उसकी शादी रज़वीर सिंह से तय कर दी गई और उसे बताया गया कि शादी के बाद वह रज़वीर की इजाज़त से ही यूनिवर्सिटी जा सकेगी। वह सब सुनकर चुपचाप बैठी रही, क्योंकि वह अपने पिता को और तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। उधर विवान बेताबी से इंतज़ार कर रहा था कि वह कब यूनिवर्सिटी आए और वह उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उसकी शादी थी, पूरा दिन उसके दिल में हलचल सी मची रही। उसकी आंखें बार बार भीग जाती थीं। न वो जानती थी कि वो शख्स उसके बारे में क्या सोचता है, न ये जानती थी कि वो उसे अपनाएगा भी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसका दिल उसी की ख्वाहिश करने लगा था और वह खुद को यही समझा रही थी कि वह उस लायक नहीं। वह जब ऑफ वाइट रंग के शरारे में तैयार हुई तो उस पर एक अलौकिक नूर उतर आया था। हल्का मेकअप और नाजुक साज सज्जा ने उसकी खूबसूरती को और निखार दिया। वह देर तक धड़कते दिल के साथ खुद को आईने में देखती रही। जब बारात के आने की आवाज़ें गूंजने लगीं, उसका दिल बेकाबू हो उठा। उसे बार बार लग रहा था कि कहीं से वह शख्स सामने आ जाएगा और उसे उसकी तकदीर बना लेगा। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये सच्चाई थी, और सच्चाई अक्सर बहुत बेरहम होती है। उसे यह हकीकत हर हाल में स्वीकार करनी थी। उसकी शादी उसके कजिन रज़वीर से हो गई। उसने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। शादी के बाद रज़वीर मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसका घूंघट हटा दिया। वह देर तक उसे देखता रहा। वह भी एक गंभीर और समझदार इंसान था, जो रिश्तों की कद्र करता था। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर एक नरम बोसा दिया और इनाया ने चुपचाप पलकों को झुका लिया। 2 आंसू उसकी आंखों से ढलककर गालों पर बह निकले। शायद उन आंसुओं में उस बेनाम मोहब्बत की तड़प थी, जिसे उसने बंधने से पहले ही आजाद कर दिया था। रिश्तों में धोखा और दिखावा बड़ी अजीब चीज़ें होती हैं। जो इन्हें अपनाते हैं हमेशा रुस्वा होते हैं। वह रुस्वा नहीं होना चाहती थी। वह अपने पिता का मान बनकर जीना चाहती थी। रज़वीर ने उसे पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त दे दी और अगले ही दिन वह यूनिवर्सिटी आ गई। किसी की बेताब आंखों ने उसे गेट से अंदर आते हुए देखा और जैसे उसका चेहरा खिल उठा। प्रोफेसर आदित्य को यूनिवर्सिटी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। वह कई दिनों से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह अब तक यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। उसका कोई संपर्क नहीं था और वह उसके आसपास के लोगों को भी नहीं जानता था। उसने मन में ठान लिया था कि जब वह आएगी तभी अपनी मोहब्बत से भरी खुशियों की शुरुआत करेगा। आज भी वह आत्मविश्वास से चलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। उसने खुद को चादर में ढक रखा था। एक पल को दिल जोर से धड़का, लेकिन फिर संभल गया। वह शख्स भी वहीं रहता था, मगर उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह जिस मकसद से आई थी, बस उसी को अपनाना चाहती थी। विवान ने पूरी तैयारी कर ली थी। आज छुट्टी के समय वह उसे सबके सामने प्रपोज करने वाला था। वह उसे बताने वाला था कि उसे उससे मोहब्बत हो गई है, इतनी मोहब्बत कि शायद दोबारा किसी और से न हो पाए। आज का दिन उसके लिए जैसे किसी त्योहार जैसा था। उसके होठों से मुस्कान चिपकी हुई थी। आखिरकार वह पल भी आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सारी तैयारियां कर ली थीं। आखिरी क्लास के बाद जैसे ही वह बैग उठाकर बाहर निकली, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह शख्स उसके आसपास है। उसने पलटकर हैरान नज़रों से देखा, फिर दिल को थामते हुए आगे बढ़ गई।
तभी वह पीछे से उसके सामने आ गया और एक पल के लिए उसकी धड़कनों की गूंज उसके कानों में सुनाई देने लगी। दिल की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि उसे अपने सीने पर हाथ रखना पड़ा। वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, उसकी नज़रों में अजनबीपन था। क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? विवान, वह खूबसूरत मुस्कान लिए अपना परिचय दे रहा था, जबकि वह दुख भरी नज़रों से उसे देखती रही। उसे क्या बताती कि उसने तो उसे कभी भुलाया ही नहीं, बल्कि मुश्किल से दिल से निकालकर फेंका था। तुम कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। अब तुम आ गई हो, बहुत अच्छा किया तुमने। वह शायद कन्फ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कैसे करे। उसके चारों ओर से गुजरते स्टूडेंट्स हैरानी से उन्हें देख रहे थे और तभी विवान 2 कदम पीछे हटते हुए उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। अगले ही पल उस पर फूलों की पंखुड़ियां बरसने लगीं और वह हैरान होकर विवान की आंखों में देखती रही। वह मुस्कराते हुए उसकी आंखों में झांक रहा था, जहां बेचैनी साफ झलक रही थी। आसपास के छात्र अब रुककर यह सब देखने लगे और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। उसके दिल में एक बार फिर से घबराहट दौड़ गई। सामने खड़ा शख्स क्या करने जा रहा था, वह समझ नहीं पा रही थी, या शायद समझना नहीं चाह रही थी। विवान ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। वह यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर और हैंडसम लड़का था, जिसे चाहने वाली लड़कियां जलन भरी नज़रों से देख रही थीं। कई नज़रों में तो ईर्ष्या भी साफ दिख रही थी। मैं तुम्हें और इन सब के सामने, इन सभी धड़कते दिलों को गवाह बनाकर बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मुझे तुम्हारे मासूम चेहरे से इश्क हो गया है, तुम्हारे सच्चे किरदार से इश्क हो गया है। क्या तुम अपनी जिंदगी विवान के नाम करोगी? उसकी आंखों में सपनों की एक दुनिया बसी हुई थी। चेहरे पर फैली मुस्कान बेहद खूबसूरत और कीमती थी, और अनाया की आंखें नम होने लगीं, जिन्हें उसने झपक कर छुपा लिया। वह आज इस शख्स को कोई झूठी उम्मीद देकर तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसके दिल ने बहुत तड़प से चाहा कि वह उसका बढ़ाया हुआ हाथ थाम ले, उसे बताए कि उसका दिल भी अब उसे चाहने लगा है। विवान ने कहा था कि आज के बाद अनाया के रास्ते में आने वाली हर रुकावट पहले विवान से टकराएगी। कितना हसीन और मुकम्मल इजहार था। वह चुपचाप उसे देखती रही और उसकी खामोशी से विवान के दिल में बेचैनी फैलने लगी। बोलो अनाया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और उसने न में सिर हिला दिया। सामने वाले की धड़कनें एक पल में थम गईं। मेरी शादी हो चुकी है, विवान। एक बार फिर दिल ने मन ही मन कहा। क्या हो जाता अगर वह कह देती कि वह अनाया विवान बनना चाहती है? कुछ ख्वाहिशें दिलों में दबा दी जाती हैं। वह हैरानी से उसे देखता खड़ा हो गया। उसके दिल में जैसे सब कुछ टूटकर आत्मा में उतर गया। यह मोहब्बत भले थोड़े समय से हुई थी, पर बहुत गहराई से हुई थी, और जो चीज़ें शिद्दत से आती हैं, उनसे बचना नामुमकिन हो जाता है। वह उसे दर्द से देखता हुआ पलट गया। वह किसी का हक़ नहीं छीन सकता था, किसी की इज्जत पर दाग नहीं लगा सकता था, उसे रुसवाई में नहीं धकेल सकता था। वह दूर चला गया और वह वहीं खड़ी रही। आसपास की भीड़ धीरे धीरे छूट गई। मुरझाए कदमों से वह अपने रास्ते की तरफ चल दी। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, कुछ मोहब्बतें ऐसे ही मुकम्मल हो जाती हैं। वे दोनों 2 अलग अलग राहों के मुसाफिर थे, और अब उन्हें एक दूसरे को दिल से निकालकर जीना था।